हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल 3 अगस्त को जिनका भी एग्जाम था, उम्मीद करता हूँ उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। एनसीईआरटी बुक से ही सवाल आ रहे हैं, जो आपने पढ़ रखा है वहीं से सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड सवाल आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आपने पढ़ रखा है वहीं से सवाल आ रहे हैं, जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं वहीं से सवाल आ रहे हैं। तो अगर आपने ढंग से तैयारी की है, अच्छे से आपने तैयारी की है, चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आपका पेपर निश्चित ही अच्छा गया होगा। सवाल वैसे आ रहे हैं कि आप आसानी से बना देंगे। और जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जाम है, आज भी रहा होगा एग्जाम, तो उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। और आने वाले टाइम में जिनका एग्जाम है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अगर ढंग से तैयारी की है तो आपका भी पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। जब मैं चैप्टर करवा रहा था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, तब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नई वाली एनसीईआरटी से सवाल जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं पूछा जाएगा, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि पूछा ही जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि जब आपका एग्जाम है 3 अगस्त को, उससे 3 महीने पहले ही किताब आ चुकी है नई वाली एनसीईआरटी, इंग्लिश माध्यम में आ चुकी है। और सवाल जो है वो इंग्लिश माध्यम में ही, इंग्लिश माध्यम की किताब से ही फ्रेम किए जाते हैं, बाद में उसको हिंदी में जो है ट्रांसलेट किया जाता है। और इंग्लिश माध्यम में किताब जो है ऑलरेडी आ चुकी है, तो सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल संभावना है। और नई वाली एनसीईआरटी से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो नई वाली एनसीईआरटी में आपको पता होगा कि 2-3 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। बाकी सब तो पहले वाली जो एनसीईआरटी थी वही सारे जो है कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। तो हम लोग जो है सवालों को करने जा रहे हैं। कल जो पेपर हुआ और जिन जिन टॉपिक से सवाल पूछे गए, उन सारे टॉपिक से ही हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। देखो, एग्जैक्ट सवाल क्या होता है स्टूडेंट को नहीं याद रहता है कि डिट्टो सवाल क्या पूछा गया था, लेकिन हाँ, एक टॉपिक का अंदाजा जो है वो लग जाता है कि हाँ, ये टॉपिक थे, यहाँ से सवाल पूछे गए थे। तो जिन टॉपिक के ऊपर सवाल पूछे गए थे, हम लोग उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो है सवालों को करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि हाँ, कौन से टॉपिक से जहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। सोनार के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। तो सोनार अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, बिल्कुल सही है। सोनार जो है पूरा एक टेक्निक का नाम है, टेक्नोलॉजी है। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई तथा जल के भीतर स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। समुद्र की गहराई, उसके बाद सामने से कोई अगर, यानी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है पनडुब्बियों में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो शिप्स आप देखते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है, सामने से कोई वस्तु आ रही है, किस दिशा में आ रही है, किस स्पीड से आ रही है। इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए समुद्र में, है ना, समुद्र में कोई वस्तु है, वो किस स्पीड से आ रही है ना, किधर को जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए जो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों कथन जो है सही है। तो जो जहाज है, पनडुब्बी है, उनमें सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों कथन सही है। कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत उपकरण में 220 वोल्ट विभवांतर पर 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। उपकरण की विद्युत शक्ति कितनी होगी? शक्ति बराबर क्या होता है? VI। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है V² डिवाइड बाई R, और उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है I²R। ये तीनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। ये तीनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। तीनों के ऊपर प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ये प्रश्न जो है पूछा गया हुआ है, यानी कि इस वाले फॉर्मूले पर सवाल पूछा गया है आपके कल वाले एग्जाम में। पावर इज इक्वल टू V इंटू में I। विभवांतर 220 वोल्ट दिया हुआ है और धारा 2 एम्पियर दिया हुआ है SI मात्रक में, तो 440 वाट हमारा आंसर हो जाएगा। 440 वाट, सी हमारा राइट आंसर। पैरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाओं का प्रमुख लक्षण क्या है? पैरेन्काइमा ऊतक, मृदु ऊतक बोलते हैं इसे हिंदी में। तो सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है उनके लक्षण क्या है? कोशिकाएं जीवित होती है, सही है। पतली कोशिका भित्ति
होती है, ये भी सही है। जीवित तथा पतली कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल सही है। मृत तथा मोटी लिग्निन युक्त कोशिका भित्ति वाली होती है। कोशिकाएं मृत होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है और लिग्निन का जमाव होता है। ये कौन से ऊतक में पाया जाता है दोस्तों? ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में पाया जाता है, जो कि सरल अस्थायी ऊतक का ही एक प्रकार है। ये स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में पाया जाता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की ये विशेषता है। केवल जल का परिवहन करती है, तो जाइलम ऊतक का काम है जल एवं खनिज का परिवहन। इनमें कोशिकाओं के बीच कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, गलत हो जाएगा। आप याद रखेंगे पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती है, पतली कोशिका भित्ति होती है, कोशिकाओं के बीच में गैप होता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 25 ग्राम है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये दिया किसने था? जिन्हें कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। कौन है? लेवोजियर। लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। इनके अनुसार जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ए और बी के बीच में अभिक्रिया होती है, बनता है सी और डी, तो ये दोनों अभिकारक कहे जाएंगे। इनका जो कुल द्रव्यमान आएगा इन दोनों उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ए और बी अभिकारक है, सी और डी उत्पाद है, तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो दिया था लेवोजियर ने। कहा जा रहा है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 25 ग्राम है, तो उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहां लगाएंगे। अगर अभिकारक का कुल द्रव्यमान 25 ग्राम है, नो डाउट द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पाद का भी कुल द्रव्यमान 25 ग्राम ही आएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है, लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। न्यूरॉन का कौन सा भाग उद्दीपन को ग्रहण करता है? स्टिमुलस को ग्रहण करता है। ये उद्दीपन ताप हो सकता है ना, स्पर्श हो सकता है, कोई रसायन हो सकता है, जल हो सकता है। तो न्यूरॉन में हम जानते हैं कि डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, एक्सॉन होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसे हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। माइलिन शीथ के बारे में तो आपको पढ़ना नहीं है। जो कुछ एक्सॉन्स ऐसे होते हैं जहां श्वान कोशिकाएं होती है जो माइलिन शीथ बनाती है। तो बाहरी पर्यावरण में होने वाले बदलाव को सेंस करने वाला जो पार्ट है उसे हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, द्रुमिका बोलते हैं इसे। जो ब्रांच्ड होते हैं, शाखित बालू जैसी जो संरचना होती है उसी को हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। न्यूरॉन की संरचना अगर आप जान रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। द्रुमिका बोलते हैं इसे हिंदी में। यही वो पार्ट है जो बाह्य पर्यावरण में होने वाले चेंजेज को सेंस करने का काम करता है, डेंड्राइट। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 50 जूल से बढ़कर 170 जूल हो जाती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमें यह कहता है कि किया गया कार्य ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी को दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं, ½ mv² - u²। अगर आपको सीधा गतिज ऊर्जा दिया गया है, जैसे यहां पर दिया गया सवाल में, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। कभी कभी ये होता है, ज्यादातर केस में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जहां आपको द्रव्यमान दिया गया होता है, अंतिम वेग आपको दिया गया होता है, प्रारंभिक वेग आपको दिया गया होता है, तब ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, नीचे वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक, यहां आ जाओ। आपको डायरेक्ट जो है काइनेटिक एनर्जी दी गई है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा 170 जूल है और प्रारंभिक कितनी थी? 50 जूल। एसआई मात्रक में है, ये आ जाएगा 120 जूल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया था और हर बार पूछा जाता है। आने वाले टाइम में और सवाल आपसे यहां से पूछे जाएंगे, तो आप जो है तैयार रहिएगा। 70 ग्राम विलयन में 5 ग्राम विलय उपस्थित है, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कितनी होगी?
कंसंट्रेशन निकालने के ऊपर आपसे सवाल पूछा गया था। अब देखो एग्जैक्टली यही सवाल होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस टॉपिक से सवाल तो पूछा गया था कि सांद्रता आपको निकालनी थी। तो सांद्रता चाहिए, सांद्रता वो भी द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि बट्टे के ऊपर भी द्रव्यमान आएगा, बट्टा के नीचे भी द्रव्यमान आएगा। तो ऊपर में द्रव्यमान हम लोग लिखते हैं विलय का, विलय का द्रव्यमान, और नीचे में द्रव्यमान हम लोग लिखते हैं विलयन का। याद रखिएगा विलयन का लिखते हैं, ना कि विलायक का। विलयन का द्रव्यमान, परसेंटेज में हम लोग कंसंट्रेशन बताते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। विलय का द्रव्यमान आपको 5 ग्राम दिया हुआ है, और ये कोई विलायक का द्रव्यमान नहीं है, ये पूरे विलयन का द्रव्यमान है। यानी विलायक 15 ग्राम रहा होगा, है ना, 15 ग्राम रहा होगा, तो 20 ग्राम पूरे विलयन का द्रव्यमान है। तो यहां पर हम लोग सीधा 20 लिखेंगे और गुने में 100 करेंगे। 20 से स्कोर आएंगे 5 बार में, 25% हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन निकालने के ऊपर सवाल आपसे पूछा गया था। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार वस्तु का त्वरण कितना होगा? इस वाले फॉर्मूले के ऊपर तो हर बार सवाल पूछा जाता है, तो भाई इस बार क्यों नहीं पूछा जाएगा? हर बार पूछा जाता है। आपसे त्वरण पूछा गया है, आपको देखो बल दिया गया है, आपको द्रव्यमान दिया गया है और आपसे त्वरण पूछा गया है, और इन तीनों में रिलेशन हमें जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वहां से मिलता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण है, हमसे त्वरण पूछा गया है, त्वरण बराबर हो जाएगा बल बट्टे में द्रव्यमान। बल है 20 न्यूटन का, द्रव्यमान है 5 किलोग्राम का, तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः किस अणु के रूप में होता है? देखो कोशिकीय श्वसन यानी कि कोशिका के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, कोशिका के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन मुख्यतः किस अणु के रूप में होता है? तो कोशिका में हम जानते हैं कि भाई कोशिका द्रव है, ये नाभिक मैंने बना दिया, ये कोशिका द्रव है। और कोशिका में हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां होती है, बाहर वाली झिल्ली जो है चिकनी होती है, छिद्रित होती है, और अंदर वाली झिल्ली जो होती है दोस्तों वो ऐसे फोल्डेड होती है। अंदर वाली झिल्ली जो होती है वो ऐसे फोल्डेड होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ये पहले टूटता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट में, फिर ये पाइरूवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ये जो पाइरूवेट है ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और यहाँ पर दोस्तों ऊर्जा जो है मुक्त होती है, यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा को स्टोर कर लिया जाता है, संचित कर दिया जाता है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पाइरूवेट बनता है और 36 एटीपी बनता है। इसे कहा जाता है एनर्जी करेंसी। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, एनर्जी करेंसी कहा जाता है। कोशिकाएं ज्यादातर अपनी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जो है, कोशिकाएं अपनी वो सारी प्रक्रियाएं चलाने के लिए जहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसी एटीपी को खर्च करती है ना। जैसे आप पैसे खर्च करते हैं, सिक्के खर्च करते हैं, है ना, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, चीजों को खरीदने के लिए, वैसे ही कोशिका अपनी प्रक्रियाओं को चलाने के लिए अगर ऊर्जा की आवश्यकता उसको पड़ रही है तो वहां पर इस एटीपी को खर्च किया जाएगा। ऊर्जा मुद्रा इसे कहा जाता है। इसका दोस्तों फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो एटीपी अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, एटीपी अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। अगर आप 1 मोल के बराबर मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो वहां से 30.5 किलो जूल जो है ऊर्जा मुक्त होती है। 1 मोल जब मैं बोलता हूं इसका मतलब कि एटीपी का अगर आप इतना मॉलिक्यूल उठा लेते हैं और इसको तोड़ते हैं तो 30.5 किलो जूल, यानी आप नहीं तोड़ेंगे, कोशिकाएं तोड़ेंगी, ये तो बस समझाने के लिए है। इतने मॉलिक्यूल्स को अगर तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो जूल ऊर्जा जो है मुक्त होती है, और इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। क्योंकि ये जो पाइरूवेट का टूटना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एथेनॉल का औषधीय उपयोग मुख्यतः किस रूप में किया जाता है? एथेनॉल यानी कि CH3CH2OH
ये एथेनॉल है, इसी को हम लोग C2H5OH कहते हैं, है ना। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अल्कोहल समजात श्रेणी का दूसरा सदस्य है, तो इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप करते हैं या आपने किया होगा कोरोना के टाइम में, उसमें एथेनॉल होता है। टिंचर आयोडीन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा, टिंचर आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन प्लस एथेनॉल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद कफ सिरप बनाने में एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कफ सिरप बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में सैनिटाइजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक सीधी रेखा है, तो यह क्या दर्शाता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप वेग के ऊपर कमेंट कर सकते हो, वेलोसिटी के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, है ना। अगर मान लो विस्थापन समय ग्राफ ऐसा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेग है वो जीरो है, क्योंकि देखो वेग में कोई परिवर्तन, वेग में विस्थापन है ना, विस्थापन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब जो जो वस्तु है वो रुकी हुई है, वस्तु रुकी हुई है। अगर ऐसा सीन बनता है तो रेस्ट में है, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसके अलावा मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा बने, ऐसा बने, ऐसा बने, तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बताएगा, एक समान वेग को बताएगा। एक समान वेग है तो आप ये भी बोल सकते हो कि त्वरण जो है इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी भी ग्राफ आपको मिलता है ऐसे वक्र रेखा के रूप में, ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए, इस टाइप से, तो आप इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो हम बोलेंगे वस्तु का वेग समान है, हाँ वस्तु का वेग समान है, एक समान गति को ये दिखाएगा, एक समान गति को दिखाएगा, एक समान वेग आप बोल सकते हो। और जब भी एक समान वेग होगा तो त्वरण जीरो होता है, आप ये भी यहां पर बोल सकते हो। यहां पर आप बोलेंगे कि त्वरण जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। वस्तु विराम अवस्था में है, वैसे केस में भी हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है, लेकिन वो टाइम एक्सिस के पैरेलल। वस्तु का वेग घट रहा है नहीं, एक समान वेग है, त्वरण जीरो है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक हमारे पास अभिकारक होगा जो टूटेगा दो या दो से अधिक उत्पाद में, और इसके लिए हमें ऊर्जा जो है देनी पड़ती है। ऊर्जा जो है प्रकाश के रूप में दिया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में दिया जा सकता है, ऊष्मा के रूप में दिया जा सकता है, डिपेंड करता है कि अभिक्रिया कैसी है। यहां देखो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद जो है यहां पर बना रहे हैं, तो ये अपने आप में संयोजन अभिक्रिया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहां देखो जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है और अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। यहां देखो एक अभिकारक है जो सौर ऊर्जा के उपस्थिति में दो उत्पाद में यहां पर टूट रहा है, यह अपघटन अभिक्रिया है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। अंतर्वेशी विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक मुख्यतः कहां पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां पाया जाता है? जड़ एवं तने के शीर्ष पे पाया जाता है, गलत हो जाएगा। यहां पर शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है ना। यहां पर तो ये वाला ऊतक पाया जाता है ना, विभज्योतक, जिसका काम होता है पौधे की लंबाई को बढ़ाना। ये कहां मिलेगा आपको? आप गन्ना देखते हैं या बांस देखते हैं, उसमें आपको गांठें दिखाई पड़ती है, उसमें आपको गांठें दिखाई पड़ती है ना। ये जो गांठें होती है दोस्तों, इसे कहा जाता है पर्व, नोड कहा जाता है। ये नोड है, ये नोड है, और इसके बीच का ये जो स्थान है इसे कहा जाता है इंटरनोड, इसे कहा जाता है इंटरनोड, पर्व संधि कहा जाता है। तो ये जो पर्व है, पर्व के पास जो है
जो पर्व के पास है यहाँ पर जो है इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है और इसके कारण ये जो पर्व संधि की लंबाई है ये बढ़ जाती है। पर्व संधि मतलब ये जो बीच का स्थान है, दो पर्व के बीच का जो स्थान है उसे हम लोग पर्व संधि बोलते हैं, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। यहां पर जो है इंटर कैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है और 10 ओम है तथा उस पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। ओम के नियम के ऊपर सवाल हर बार पूछा जाता है ना। ओम के नियम के ऊपर सवाल जो है हर बार ही पूछा जाता है। तो ओम का नियम है V बट्टे में I बराबर R, ये ओम का नियम है और यहां से सवाल तो निश्चित ही पूछे जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं, आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। 20 हमें क्या चाहिए, धारा चाहिए, तो 20 बट्टे में 10, ठीक है, ये 2 एम्पियर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चालक पर लगाया गया विभवांतर नियत रहे और उसका प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह भी ओम के नियम पे ही सवाल है, ऐसा सवाल पूछा गया था आपसे। V बाई आई इज इक्वल टू आर होता है। अगर ये नियत रहे, कांस्टेंट रहे, वैसे केस में जो विद्युत धारा है और जो प्रतिरोध है उसमें ये संबंध आता है। अगर ये कांस्टेंट हुआ, विभवांतर कांस्टेंट हुआ, नियत हुआ, तो अगर प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाएगा तो धारा आधी हो जाएगी। जिधर प्रतिरोध ज्यादा उधर धारा कम बहेगी। तो अगर हम रेजिस्टेंस को पहले का डबल कर देते हैं तो जो करंट है वो पहले से आधी हो जानी है, तो आधी हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको डबल करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, तो ये पहले की हाफ हो जानी है, राइट। यदि किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो लेंस का आवर्धन कितना होगा। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो लेंस का आवर्धन कितना होगा। अब देखो यहां पर ना सवाल में एक डेटा मिसिंग है। देखो हम ये तो जानते हैं कि जो वस्तु की ऊंचाई है वो तो हम लोग धनात्मक लेते हैं। जो वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, लेकिन जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो ऋणात्मक, अगर प्रतिबिंब सीधा है तो धनात्मक। और बात यहां उत्तल लेंस की जा रही है, उत्तल लेंस की जा रही है। उत्तल लेंस में तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उत्तल लेंस के केस में धनात्मक भी संभव है, ऋणात्मक भी संभव है। सवाल में वो डेटा नहीं दिया गया है जिससे हम ये डिसाइड कर सके कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो धनात्मक लेनी है कि ऋणात्मक लेनी है। हम लोग जो है अपना धनात्मक ले लेते हैं, नहीं दिया हुआ है, वैसे डेटा मिसिंग है। सवाल जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर डेटा मिसिंग नहीं होगा, ठीक। तो मैग्निफिकेशन चाहिए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, आवर्धन आ जाएगा 2, आवर्धन आ जाएगा 2, है ना। आवर्धन का जो है कोई यूनिट नहीं होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या उत्तल लेंस के केस में, क्या उत्तल लेंस के केस में सीधा में हम लोगों ने यहां पर प्रतिबिंब सीधा मान लिया है, क्या उत्तल लेंस के केस में सीधा में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा है। आप यहां से भी देख सकते हो कि वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब जो है 8 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई का डबल है। तो सीधा यहां से मैग्निफिकेशन जो है आप 2 बोल सकते हो। तो बिल्कुल उत्तल दर्पण में है, सॉरी उत्तल लेंस में जो है, उत्तल लेंस में सीधा में बड़ा प्रतिबिंब जो है वो बनता है। तो ये आंसर जो है बिल्कुल हो सकता है। छुई मुई के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता है। मिमोसा पुडिका वैज्ञानिक नाम होता है छुई मुई प्लांट का, ये याद रखिएगा। मिमोसा पुडिका में नेस्टिक मूवमेंट होता है, जब हम छूते हैं पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो इसमें नर्वस टिश्यू नहीं होगा। छुई मुई पौधा है तो इसमें पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी देखने को मिलेगा। नर्वस टिश्यू जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये एनिमल के अंदर पाया जाता है, जंतु के अंदर। जंतु ऊतक है ना, ये जंतु ऊतक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वस्तु दूरी हम लोग हमेशा ही ऋणात्मक लेते हैं। क्या चाहिए? आवर्धन चाहिए, आवर्धन चाहिए। MFU में क्या रिलेशन होता है ना? अगर आप मेरे से ही पढ़ रहे हैं या फिर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे लाइव चैप्टर के, तो मैंने आपको बता रखा है कि MFU में सीधा आप ये संबंध याद रखें। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पर लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे, वहाँ से आप V का मान निकालेंगे। लेंस सूत्र से जो है आप V का मान यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद जो है आवर्धन का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप V निकालने जाएंगे, लेंस सूत्र लगा करके फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए आप डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला याद रखिए। ये लेंस के लिए है ना। दर्पण के लिए आपको केवल यहाँ पर माइनस कर देना होता है। अब सारे मान को आप चिन्ह के साथ डाल दीजिए। 12/12 माइनस में 18 हो जाएगा। ये 12/-6 यानी कि -2। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर जो है आप निकाल सकते हैं अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये आपको किताब में नहीं मिलेगा फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी दी गई है, माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश की चाल है उसमें भाग लगा देते हैं उस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है। ये फॉर्मूला होता है। हमें उस माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए जिसमें प्रकाश की चाल ये है, इसको उड़ाएंगे, ये आ जाएगा 1.5। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अपवर्तनांक है, चाहे अभी आपने आवर्धन देखा, दोनों के पास कोई मात्रक नहीं है, यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। जल चक्र की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? वाटर साइकिल जो पूरा चलता है हमारे एनवायरनमेंट में या पृथ्वी के ऊपर, उसमें जो नदी है, तालाब है, झील है, समुद्र है, वहाँ से पानी का वाष्पीकरण होता है। वो पानी ऊपर उठता है और उसका संघनन हो जाता है जल की बूंदों में। फिर वहाँ से बारिश जो है होती है और फिर पानी जो है इकट्ठा हो जाता है, वही जो वाटर बॉडीज है, नदी, तालाब, झील, समुद्र, इन सारे में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो अगर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ये यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस एथेनॉल से पानी का जो है यहाँ पर निकलना होता है और यहाँ पर बन जाता है एथेनॉल से एथीन। ये एल्कोहल है, ये है एल्कोहल और ये है एल्कीन। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनता है। एल्कीन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और यहां पर OH होगा। कैसे बनता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में इसको हीट करना होता है तो जाकर के बनता है। तो हम बोलेंगे यहां पर देखो, 2 कार्बन का एल्कोहल है ना, 2 कार्बन, जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने कार्बन का एल्कीन बनेगा, राइट। 2 कार्बन का एल्कोहल है, 2 कार्बन का एल्कीन बनेगा। 2 कार्बन का एल्कीन कौन सा? एथीन। ए हमारा राइट आंसर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में और सबसे कम होती है गैस में, और निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। इस्पात ठोस है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल इसमें अधिकतम होगी। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है उसकी संयोजकता कितनी होगी? परमाणु क्रमांक 16 सल्फर का है ना। परमाणु क्रमांक हम लोग Z से डिनोट करते हैं। जो परमाणु क्रमांक वही परमाणु संख्या होती है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 16। परमाणु उदासीन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 16, ठीक। इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 2, 8, 6।
जो पहला कोश होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो दूसरा कोश होता है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक। और तीसरे कोश में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा, है ना। तीसरा कोश बाह्यतम कोश है, तो बाह्यतम कोश जो भी होता है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो तीसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तथा धारा नियत रखी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जूल के तापन नियम से सवाल हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। जूल का तापन नियम, जूल का ऊष्मीय नियम, यानी कि इस वाले फॉर्मूले से धारा को नियत रखा गया है, प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया गया है। अगर धारा को नियत रखा जाए, प्रतिरोध को डबल कर दिया जाए तो क्या संबंध मिलेगा, ये संबंध मिलेगा। अगर हम प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, अगर हम प्रतिरोध को 2 गुना कर देंगे तो जो निकलने वाली ऊष्मा होगी वो भी 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर दोस्तों हम लोग शाकाहारी को बोलते हैं, शाकाहारी को बोलते हैं, है ना। दूसरे पोषी स्तर पर आता है दूसरे पोषी स्तर पर शाकाहारी जानवर आते हैं। देखो यहाँ पर बी हो जाएगा। ये जो घास है ये तो उत्पादक है, ये तो उत्पादक है ना। पहले पोषी स्तर पर जो है ये आएगा, ठीक। ये कवक जो होते हैं अपघटक होते हैं, तो अपघटक को तो आप किसी भी पोषी स्तर पर डाल सकते हो। उसके बाद बाघ जो है ये बड़े मांसाहारी है, बाघ जो है बड़े मांसाहारी है। शाकाहारी के बाद जो है छोटे मांसाहारी आते हैं तृतीय पोषी स्तर पर, और बड़े मांसाहारी चतुर्थ पोषी स्तर पर आते हैं, जिसमें कि बाघ आ जाएगा। बोतल खोलने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, किस श्रेणी के लीवर का उदाहरण है। तो सिंपल मशीन से आपसे सवाल पूछा गया है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और आने वाले टाइम में भी इस टेबल से खूब सारे सवाल पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो लीवर को 3 क्लास में बांटा जाता है, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के जो लीवर्स आते हैं उनमें आपको बीच में फलक्रम मिलेगा, बीच में आपको फलक्रम मिलेगा। ये लोड और ये एफर्ट ये दोनों किनारे में है। द्वितीय श्रेणी में आपको बीच में लोड मिलेगा, भार मिलेगा, है ना, भार मिलेगा। और तृतीय श्रेणी में आपको बीच में एफर्ट मिलेगा, है ना। जो आप एफर्ट लगाएंगे वो आप बीच में लगाएंगे, जो आप एफर्ट लगाएंगे। जैसे चिमटा देखो रोटी पकड़ने वाला है, आप एफर्ट कहाँ लगाते हो, किनारे में नहीं लगाते हो। आप चिमटा पकड़ते हो तो आप बीच में पकड़ते हो, तो आप एफर्ट जो है आप बीच में लगाते हैं, ठीक। और लोड देखो, हम एफर्ट बीच में लगाते हैं, और जो आलम्ब है, फलक्रम है, वो किनारे पर होता है ना, वो किनारे पर होता है। और लोड हमारे पास यहां पर होता है, इस किनारे पर होता है। तो ऐसे लीवर को हम लोग तृतीय श्रेणी में डालते हैं, जहां आपको एफर्ट जो है बीच में मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, फलक्रम बीच में है प्रथम श्रेणी, लोड बीच में है द्वितीय श्रेणी, और एफर्ट आयास अगर बीच में है तो तृतीय श्रेणी। अब इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। नींबू निचोड़ने वाला ये जो लीवर आता है, नींबू निचोड़ने वाला ये जो लीवर आता है, इसमें देखो ये जो है फलक्रम हो जाएगा। ये पार्ट जहां से जो इनके हैंड्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, इसी वाले जंक्शन से, इसी वाले पॉइंट से होते हैं ना, तो ये फलक्रम हो जाएगा जहां से रोटेशन पॉसिबल है। लोड हमारा बीच में होता है, और हम एफर्ट जो है किनारे से लगाते हैं, ऐसे दाबते हैं। उसके बाद हथठेला, बोतल खोलने की मशीन जो आपसे पूछा गया था, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम श्रेणी में संडासी है, कैंची है, सबल है, पिलास है, दंड तुला है, सीसौ प्रकार का झूला है। उसके बाद तृतीय श्रेणी में चिमटा है, झाड़ू है, हथौड़ी है, चप्पू है, चिमटी है। ये सारे उदाहरण के ऊपर आपके एग्जाम में खूब सारे सवाल पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा, है ना। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई ध्वनि तरंग 680 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है तो ध्वनि की चाल, तो चाल बराबर दूरी बट्टे में समय हो जाएगा। दूरी 680 मीटर है और चाल आपको 2 सेकंड दिया गया है, तो 340 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन राइट आंसर। यदि किसी ध्वनि का तरंग का आवर्त काल 0.005 सेकंड है तो उसकी आवृत्ति और आवर्त काल में उल्टा संबंध होता है, बस आपको रिवर्स कर देना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं।
तो 1/005 क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, डालेंगे 1 2 3 0 और नीचे में 5 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20, हाँ सॉरी 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज जो है वो एसआई मात्रक है फ्रीक्वेंसी का। कोशिका झिल्ली की प्रमुख विशेषता क्या है? कोशिका झिल्ली सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, बिल्कुल सही है। चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कुछ पदार्थों को तो ये अपने से होकर क्रॉस करने देती है और कई पदार्थों को ये क्रॉस नहीं करने देती, रोक देती है। जैसे जल को आसानी से क्रॉस करने देती है, जो गैस से है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसको आसानी से क्रॉस करने देती है। लेकिन वहीं जो मान लो कि शुगर है, शक्कर है, या फिर मान लो आयन है, उसको ये क्रॉस नहीं करने देते हैं, उसको ये क्रॉस करने नहीं देते हैं। यह पूर्णतः पारगम्य होती है। ये आप कोशिका भित्ति के लिए बोल सकते हो, कोशिका भित्ति के लिए बोल सकते हो। कोशिका भित्ति हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अच्छा, कोशिका झिल्ली जितनी भी कोशिकाएं होती है सारे में पाई जाती है, जितनी भी कोशिकाएं होती है सारे में पाई जाती है, ठीक। और कोशिका झिल्ली लचीली होती है, कोशिका भित्ति जो है वो दृढ़ होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः किस जगत में पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए एक सेपरेट किंगडम है, जगत है, जिसे हम लोग कहते हैं मोनेडा जगत, किंगडम मोनेडा, किंगडम मोनेडा। इसके अंदर आने वाले जीव बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब किंगडम मोनेडा के अंदर आते हैं और ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। यानी कि वास्तविक केंद्रक का है ना, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसे नग्न अवस्था में पड़ा होता है और कोशिकांग के नाम पर क्या होता है दोस्तों, कोशिकांग के नाम पर राइबोसोम होता है। बस झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें नहीं पाई जाती है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है ना। ये इसका डीएनए होता है ना। जिस एरिया में जिस रीजन में ये डीएनए मौजूद होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये याद रखिएगा। ये जो माइकोप्लाज्मा है, वैसे माइकोप्लाज्मा के ऊपर सवाल जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको पढ़ना नहीं है, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाकी बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है ना। सीधा याद रखो कि जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, अपवाद है माइकोप्लाज्मा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रोटिस्टा जगत के जीव, कवक जगत के जीव, पादप जगत के जीव, जंतु जगत के जीव जो होते हैं उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान नियत रहे और उस पर लगाया गया बल 3 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? त्वरण बराबर बल बट्टे में द्रव्यमान होता है। तो अगर ये कांस्टेंट है, द्रव्यमान को आपने चेंज ही नहीं किया, फोर्स को आपने ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो त्वरण भी 3 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण भी जो है वो 3 गुना हो जाएगा, है ना, वस्तु का द्रव्यमान नियत रहे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल है, इनके बीच में अभिक्रिया होगी, जल और लवण बनेगा। जो लवण बनेगा वो सोडियम क्लोराइड होगा, जिसका पीएच 7 होगा, उदासीन होगा। इस अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। साथ में ये जो अभिक्रिया होगी, है ना, ये जो अभिक्रिया होगी है तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, नो डाउट, लेकिन ये अपने आप में जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, बादलों का रंग सफेद दिखाई पड़ता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, या फिर टिंडल प्रभाव का दिखना। इन सब के पीछे जिम्मेदार है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसका मतलब होता है जब प्रकाश माध्यम से गुजरता है तो माध्यम में उपस्थित जो कण होते हैं उससे टकरा करके प्रकाश छितरा जाता है अलग अलग दिशाओं में, उसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वलय हाइड्रोकार्बन है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन यानी आपको उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिखेगा, और चक्रीय है यानी कि एक बंद रिंग जो है, एक बंद संरचना जो है वो आपको दिखाई पड़ने वाली है। तो आपके एग्जाम में मेनली दो जो है आपके एग्जाम के लिए 2 कंपाउंड आपको पढ़ने हैं। ये देखो साइक्लोहेक्सेन है, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, ये छठा कार्बन।
है ना। हर कार्बन पर दोस्तों दो दो हाइड्रोजन है, हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है। एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इसका फॉर्मूला है C6H12, ये है साइक्लोहेक्सेन। अब देखो केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोकार्बन है और बंद संरचना जो है यहां पर बन रही है साइक्लोहेक्सेन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और आपको पढ़ना है बेंजीन, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल रिंग बना हुआ है। यहां पर क्या करो आप अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड चढ़ा दो और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा इस बार, यानी कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं बेंजीन। ये भी अपने आप में क्या है हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो एक तो साइक्लोहेक्सेन आपको पढ़ना है और दूसरा बेंजीन आपको पढ़ना है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नारियल के रेशे में मुख्यतः कौन सा ऊतक पाया जाता है? नारियल के रेशे काफी मजबूत होते हैं, नारियल की रस्सी भी बनाई जाती है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के कारण। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कोशिकाएं जो होती है डेड होती है सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में लिग्निन डिपॉजिट होता है, लिग्निन डिपॉजिट होता है और इसका काम क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। देखो पादप कोशिका में बड़ी संख्या में जो है मृत कोशिका होती है। मृत कोशिका का मुख्य काम जो होता है वो यांत्रिक सहारा प्रदान करना ही होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के बारे में यह कथन सही है कि अपनी स्वयं के डीएनए तथा राइबोसोम रखता है? हर बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इस बार भी आपसे सवाल पूछा गया है, तो बोलेंगे निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के बारे में यह कथन सही है कि यह अपनी स्वयं की डीएनए तथा राइबोसोम रखता है? हम बोलेंगे लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी डीएनए और राइबोसोम होता है, तो बैक्टीरिया से जो है मिलता जुलता है। अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बैक्टीरिया का संबंध जो है इतिहास में मतलब इवोल्यूशन की दृष्टि से बैक्टीरिया का संबंध जो है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया से दिखता है, क्योंकि इन दोनों के पास भी खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम है। बैक्टीरिया के पास भी क्या होता है डीएनए और राइबोसोम ही होता है कोशिकांग के नाम पर। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, कोई भी वास्तविक केंद्रक नहीं है, झिल्लियुक्त कोशिकांग नहीं है, कोशिकांग के नाम पर राइबोसोम है और इनके पास भी क्या है डीएनए और राइबोसोम है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की सूचना होती है और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, जैसी सूचना वैसा प्रोटीन राइबोसोम बना करके देता है। शरीर का संतुलन एवं मुद्रा नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो बैलेंस एंड पोस्चर को कंट्रोल करने वाला मस्तिष्क का भाग है सेरिबेलम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दो पैरों पर आप बैलेंस बनाते हुए चल पाते हैं, कारण है सेरिबेलम। दो पहियों वाला बाइक आप चला लेते हो, साइकिल चला लेते हो, कारण है सेरिबेलम। तो वो जो पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करने का काम है वो सेरिबेलम का होता है। ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा का भी इंपॉर्टेंट रोल है। खांसना, छींकना, उल्टी आना, हृदय स्पंदन दर, श्वसन दर, रक्तचाप, इन सारे को कंट्रोल करने का काम मेडुला के द्वारा किया जाता है। यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं जो है मेडुला के द्वारा कंट्रोल की जाती है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क है, जो अग्र मस्तिष्क है उसका मुख्य भाग प्रमस्तिष्क है। जो भी आप सोच समझकर क्रियाएं करते हो सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में मुख्यतः किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल, सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया जो है ये वाली होती है ना, ये वाली अभिक्रिया जो है होती है। सेम आप यहां पर 2AgCl ये वाली अभिक्रिया होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। ए हमारा राइट आंसर। कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण है? अब एक समान गति है तो स्ट्रेट लाइन आपको दिखने वाली है, कर्व लाइन आपको नहीं दिखेगी, है ना। यहां देखो कर्व है, यहां देखिए कर्व है, स्ट्रेट लाइन आपको मिलनी चाहिए एक्सिस के बीच। स्ट्रेट लाइन ए में है और डी में है। ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन क्षैतिज है। देखो समय एक्सिस के पैरेलल है, दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है,
दूरी जो है वो बदल नहीं रही है, वाई एक्सिस पर दूरी जो है बदल नहीं रही है, यानी कि पिंड जो है एक स्थान पर रुका हुआ है। तो एक समान गति हमें चुनना है। गति का मतलब गति हो रही है, भले गति बदल नहीं रही है लेकिन हो तो रही है। इसमें तो पिंड जो है वो रुका हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी के दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी में प्रकाश की चाल आपको दी गई है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक डैश के बराबर है। माध्यम ए का अपवर्तनांक बी के सापेक्ष, माध्यम ए का अपवर्तनांक बट्टे में माध्यम बी का अपवर्तनांक, है ना। और जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है और अपवर्तनांक, इसमें उल्टा संबंध होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माध्यम बी में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम ए में प्रकाश की चाल। माध्यम बी में प्रकाश की चाल है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और माध्यम ए में प्रकाश की चाल है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बट्टे में 225 बट्टे में 2, ये मान आपको मिलेगा 1.125। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.125, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जिन भी टॉपिक्स के ऊपर आपने सवाल देखे हैं, इन्हीं सारे टॉपिक से आपके ऊपर आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कल के डेट में 3 अगस्त को, और आने वाले टाइम में भी इन सारे टॉपिक से और भी सवाल पूछे जाएंगे। तो जो भी आपने पढ़ रखे हैं वहीं से सवाल आ रहे हैं, तो बिंदास रहिए। तैयारी अगर आपकी मस्त है तो एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जिनका भी एग्जाम है आने वाले टाइम में, उनको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।